Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chagas Biology, and today in this video I am going to discuss about case study which are given in CBSE sample paper 2023। तो तीन केस स्टडी दे रखी है इसके अंदर। सेक्शन ई हमारा जो होता है सबसे लास्ट सेगमेंट में, अगर बात करें हर एक केस स्टडी 4 मार्क्स की होती है, और 3 केस स्टडी 2023 के जो CBSE सैम्पल पेपर है उसके अंदर दे रखी हैं, जिनको मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती है, आंसर वही होते हैं जो हमने बुक्स के अंदर पढ़े हैं, लेकिन कभी कभी केस स्टडी को हल्का सा बाहर से यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन उसका जो बेस होता है वो हमारी बुक से रिलेटेड ही होता है। तो सबसे पहली केस स्टडी की बात करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर इसमें एक केस स्टडी दे रखी है जिसके अंदर लिखा हुआ है द टेबल गिवन बिलो सो द हिंट गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज and there is a serial number 1 2 3 4 5 and then we have a hint। सबसे पहला जो हिंट है, सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। अब देखो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को लंबे समय तक यूटिलाइज करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें बेसिकली कोई हिंट नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होती हैं, तो अभी हम इसको फोकस नहीं करते हैं, साइड में रख देते हैं। बाकी अगर यूजली हम बात करें अपने बुक के रेस्पेक्ट में, तो अगर हम 4th चैप्टर की बात करें तो 4th चैप्टर से रिलेटेड ये केस स्टडी है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रेस्पेक्ट में कुछ चीज़ें यूज़ करी जाती है, जैसे विनेगर वगैरह होता है, इन सब चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इथेनॉल का। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए अगली देखते हैं। नेक्स्ट को अगर देखें, हमें सीरियल नंबर 2 को देखें तो सी हैज़ 2 कार्बन एटम। अब ये बात हमें देखने वाली मिलती है कि कार्बन के अंदर जो है, यानी जो एटम है उसमें जो आपके पास सी कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन एटम है, यानी 2 कार्बन एटम के कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। इज ऑब्टेन्ड बाय अ रिएक्शन, जो एक ऑब्टेन करा जाता है, यानी ये 2 कार्बन एटम का जो सब प्रोडक्ट है ये बेसिकली ऑब्टेन करा गया है बाय रिएक्शन ऑफ ए इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 4th चैप्टर को रीड करा है तो उसकी जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये टाइप की जो रिएक्शंस हैं इसके अंदर, जब उसे आप पढ़ते हैं तो उसमें एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट और एल्कलाइन मीडियम के अंदर और एसिडिफाइड K2Cr2O7 का इस्तेमाल करा जाता है किसी भी कंपोनेंट को बदलने के लिए। बेसिकली किसी भी नहीं, हम ये बोलेंगे कि पर्टिकुलर इथेनॉल को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ हमें मिली है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, और हमें मालूम पड़ा कि एक कंपाउंड को आप कन्वर्ट कर रहे हैं सी कंपाउंड में बाय यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। मैं इन चीज़ों को साइड बाय साइड लिखता चलता हूँ, अगर नोटिस करते हैं चलो यहाँ पर। तो हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास है एक ए कंपाउंड है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सी में, और ये ए कंपाउंड जो है रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है कि हम यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। मैं कंपोनेंट के बेस पर लिख देता हूँ, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4 और साथ में हम यूज़ करते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7। K2Cr2O7 ये एसिडिफाइड होता है अगर आप बुक को देखेंगे, और ये एल्कलाइन होता है। साथ में हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड करते हैं दोनों केसेस के अंदर, और तब ये कन्वर्जन बनता है सी का। अब ये रिएक्शन होती क्या है वो आपको नोटिस करनी है। अगर आप चैप्टर के रेस्पेक्ट में देखते हो तो मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन होती है कि हम यहाँ पर इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, CH3CH2OH, और उसका हम यहाँ पर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम बात करें KMnO4 और K2Cr2O7 की, ये बिहेव करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा आता है, जिसकी वजह से इसे कन्वर्ट करा जाएगा, ऑक्सीडाइज करा जाएगा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि है CH3COOH, यानी कि आप इसे कन्वर्ट कर देते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अल्कोहल से एसिड बनाने का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम इसका यूटिलाइज करते हैं। तो अभी के लिए हमें इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है उसकी बात हम करें तो ये रिएक्शन हमें फॉलो करनी पड़ेगी कि हमारे पास एक इथेनॉल है और उस इथेनॉल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ओके, अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्रीज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल। ठीक है, अगर हम बात करें मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्रीज के अंदर, मिसयूज जो होता है सब्सटेंस ए का, उसे प्रिवेंट करा जाता है बाय एडिंग मिथेनॉल, बेंजीन एंड पैराडिन टू ए में मिलाया जाता है। और हमने ए पहले ही नोटिस कर लिया कि ए हमारे पास जो है वो है CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल, ये हमारे पास है इथेनॉल। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए को हीट करा जाए। अब देखिए ए को हीट करना है, यानी इथेनॉल को ही आपको हीट करना है, और इथेनॉल को अगर आप हीट करते हैं तो हीट करने का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली एक रिएक्शन है जिससे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में इसे हीट करते हैं, और वही स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है। F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आप क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4, और जब आप एक इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ट्रीट करते हैं तो ये जो फॉर्मूला होता है इसका CH3CH2OH, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथीन, यानी डबल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में देता है हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स।
वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो ये एक रिएक्शन है जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये कंफर्म होगा ये सब्सटेंस जो है वो ए है और ये जो सब्सटेंस आपको यहाँ पर मिलेगा वो एफ है। तो स्टेटमेंट हमारी यहाँ क्लियर हो जाती है। इसके बाद एक और दे रखा है कि एफ रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम कैटलिस्ट। अब देखो हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा एफ यानी कि इथीन, जो हमने अभी यहाँ पर देखा। तो ये इथीन जो है वो आपका एफ जो है रिएक्ट करने वाला है किससे, एक हाइड्रोजन गैस से, जिसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो हमने कहा ये एफ अब आपका रिएक्ट करने वाला है हाइड्रोजन गैस से, और उस हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में जब आप इसे रिएक्ट कराओगे तो ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, CH3 सिंगल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर। साथ में जो कंपोनेंट होगा हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर रिमूव हो जाएगी, नोट बाहर रिमूव हो गई, हम यहाँ कहेंगे 2H आपकी इस पोजीशन पर चले जाएंगे और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको रिएक्शन कॉज करनी मिलेगी। ओवरऑल अगर हम नोटिस करें तो हमें क्या क्या मिलता है, अब देखते हैं। सबसे पहले लिखा है बेस्ड ऑन द अबव हिंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ A एंड F। IUPAC ऑफ नेम ऑफ A, अब A हमारे पास क्या था, इथेनॉल। इथेनॉल का हम IUPAC अगर हम नाम लिखें तो इथेनॉल ही कहा जाता है, IUPAC नेम इसका इथेनॉल ही है, ठीक है। और अगर हम बात करें F, तो F हमारा जो बना था वो बना था इथीन, तो IUPAC नेम हो गया इसका इथीन। तो ये मालूम पड़ गया कि A जो है वो है इथेनॉल और F जो है वो है इथीन। क्या है, इथीन। तो ये इसका आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन दैट चेंज प्लेस ड्यूरिंग A to C एंड A to F, यानी A से C बनाना है, जो कि ये रिएक्शन है जो मैंने बताया था किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी कि इथेनॉल को आप कन्वर्ट करेंगे इथेनॉइक एसिड के अंदर। ये है आपके पास कंपाउंड इथेनॉइक एसिड, और एक रिएक्शन है जिसमें आपको A से A to F, A को F में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा आपके पास A और ये रहा आपके पास F, इस रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। दोनों रिएक्शन आपके NCERT बुक में दे रखी हैं, आप उसे साथ में देखें और वही रिएक्शन रहेंगे, बस उनकी स्टेटमेंट पूछने का तरीका पैटर्न अलग रहेगा, बाकी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी केस स्टडी 1 जिसके अंदर आपको इसके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। यहाँ देखो अगला एक और पोर्शन और में दे रखा है, नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन स्टेप 2 एंड स्टेप 5। तो इन स्टेप 2 की बात करनी है। स्टेप 2 में हमने C को ऑब्टेन करा था A से, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और फिर स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने रिएक्ट कराया था हाइड्रोजन से, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन हो जाएगी आपके पास ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन हो जाएगी हाइड्रोजिनेशन, या फिर इसे कभी कभी एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। रिएक्शन मैंने नीचे लिखी दी थी ये वाली, जहाँ पर एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो है सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये थी केस स्टडी 1 जो क्लियर हो गई होगी। चलते हैं केस स्टडी 2 पर। केस स्टडी 2 में अगर हम बात करें तो केस स्टडी 2 के अंदर आपको एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें उन्होंने कुछ ईयर लोब्स के बारे में बता रखा है। अब ये केस स्टडी है जो जेनेटिक स्टडी से बेसिकली बिलोंग करती है। अगर हम बात करें तो हमने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम बात करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। तो उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जिसमें ईयर लोब्स के बारे में बता रखा है। इवन हमारी बुक्स में नहीं दे रखा, फिर भी हम इसके बारे में यहाँ पूछ रखा है। तो ईयर लोब का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो ईयर लोब्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक फ्री ईयर लोब्स होते हैं, जिस तरीके से आप मेरा देख रहे हैं वो एक फ्री ईयर लोब है, जबकि सेकंड जो होता है वो ईयर लोब फ्री ना होकर अटैच्ड ईयर लोब होता है, जिसमें ये कान का नीचे का हिस्सा इस तरीके से बाइंड ना होकर ऐसे कंप्लीटली इस तरीके से अटैच होता है। तो इस तरीके से अटैच ईयर लोब हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बिहाफ पर ये दे रखा है इसमें, और अगर आप इन डायग्राम को नोटिस करेंगे, CBSE सैम्पल पेपर निकाल के देखेंगे तो इसमें ये दिखा रखा है कि जो राहुल है, राहुल के जो अटैच लोब है, ईयर जो है वो अटैच्ड वाले हैं, और बाकी सबके अनअटैच्ड, बेसिकली आप फ्री बोल सकते हैं, फ्री लोब्स होते हैं। जिसके बिहाफ पर एक डाटा दे रखा है, और उस डाटा में बोल रखा है कि मेल के अंदर जो टोटल नंबर है वो 36 है फ्री टाइप में, और फीमेल के अंदर 31 है, और अटैच कितने हैं 14, और ये कितने हैं 19। इन दो बातों से सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं। जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो फ्री लोब वाला है ये तो डोमिनेंट हो गया, और जो अटैच वाला है ये रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये रिसेसिव हो जाएगा। अब इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसके हमें डाटा देना है। देखो, विच ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक फ्री ईयर लोब अपीयर्स टू बी डोमिनेंट। मैंने आपको आंसर बता दिया। सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको देखने को मिली कि फ्री ईयर लोब जो है वो डोमिनेंट है, बिकॉज इट इज फाउंड इन लार्ज
नंबर, क्योंकि वो एक लार्ज नंबर की पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई इट इज डोमिनेंट। तो ये आंसर इसका हो जाएगा और रीजन आपको मैंने बता दिया। सेकंड है, इज दिस एनी इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री ईयर लोब लिंक्ड विद मदर सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब उसने पूछा है कि जो ये फ्री ईयर लोब है क्या वो मदर सेक्स से इन्वॉल्व है, तो आंसर है नो, ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। अगर सेक्स लिंक्ड होता है तो मेल को जो डिजीज होती है वो उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है और फीमेल को बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर आप इस डाटा को नोटिस करें तो मेल को 36 और फीमेल को 31 नियरली सेम है। अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेल को बहुत ज़्यादा हो रही है और फीमेल को बहुत कम हो रही है। अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें मेल को बहुत ज़्यादा है और फीमेल को बहुत कम है तो डेफिनेटली वो सेक्स लिंक्ड हो सकती है, जहाँ पर एक्स क्रोमोसोम बेस की बात करी जाती है। बट अभी के लिए आंसर इसमें बताऊं तो इनहेरिटेंस की अगर पैटर्न पूछे तो हम बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट सेक्स लिंक्ड। जिस तरीके से हम डाटा देखते हैं, एज पर द बेस ऑफ द डाटा वी कैन से दैट फ्री ईयर लोब जो है वो बेसिकली प्रेजेंट है मेल में एज वेल एज इन फीमेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब प्रेजेंट इन फादर, मदर, राहुल एंड हिज सिस्टर निशा। Write the genetic constitution of each of these family members which explain the inheritance of these characters in his family। आपको चारों डायग्राम देख के बताना है कि किसके अंदर किस टाइप का ईयर लोब है। वो मैंने आपको देख दिया, डायग्राम देखते ही आप पहचान सकते हैं कि अगर इस तरीके से अलग है तो हम उसे फ्री ईयर लोब बोलते हैं और ये इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम बात करें फ्री ईयर के अलावा अटैच ईयर लोब की तो उसमें ये देखने को मिलेगा। और हम ऊपर की बात पे अगर इस डायग्राम को नोटिस करें तो सिर्फ राहुल के ही जो ईयर है वो बेसिकली अटैच टाइप के होते हैं। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि डोमिनेंट कंडीशन ज़्यादा थी। और डोमिनेंट कंडीशन कब होती है, तो आपने क्रॉस पढ़ी होगी टॉल वगैरह वाली, तो उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब क्रॉस कराया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना था जो कि डोमिनेंट केस था। तो इसी तरीके से आपको यहाँ लेके चलना है कि अगर ईयर लोब आपका फ्री टाइप है और फ्री टाइप जो होता है वो डोमिनेंट होता है। बात को जरा ध्यान सुनना, अगर हम कह रहे हैं फ्री ईयर लोब है और फ्री ईयर लोब जो है वो डोमिनेंट है, अगर फ्री ईयर लोब डोमिनेंट है तो इट मीन्स डोमिनेंट के लिए करेक्टर हम इस तरीके से यूज करेंगे। अब सपोज करो मैं इसके लिए करेक्टर एफ ले रहा हूँ कि कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ। मदर का भी फ्री था तो कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ। राहुल का अटैच था तो दोनों छोटे होंगे, यानी रिसेसिव करेक्टर बन जाएगा ये, ठीक है। और उसके सिस्टर का जो है वो भी अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो भी कैसा है, एक फ्री ईयर लोब है, यानी इस तरीके से ये भी हो जाएगा कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ। तो ये आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कि यहाँ इसने पूछा था व्हाट विल बी द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको इस तरीके से लिख के दिखाना है। आप इसके नीचे इसके ब्रैकेट में इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मैं लास्ट में इसके आंसर्स भी दे दूंगा जिन्हें आप नोटिस कर सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इस पैटर्न को बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यही पैटर्न आपको देखने को मिले, इससे रिलेटेड और भी पैटर्न देखते हैं, इसलिए आपको पूरी क्रॉस समझ में आनी चाहिए कि आप कैसे बना सकते हैं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा जिसके ऊपर आप उसे देख के ये जज कर पाएंगे किस तरीके से किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है जो कि जेनेटिकली या इनहेरिटेंस बेस्ड हो। ओके, आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पर एफ लेने का एक कंडीशन ये भी है कि नीचे दे रखा है जीन फॉर फ्री ईयर लोब इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। उसने दे रखा है कि आपको कैपिटल एफ यूज करना है एंड जीन फॉर अटैच लोब इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। तो डेफिनेटली आपको ये लेना पड़ेगा। मैंने तो ऐसे लिया क्योंकि मैं इसका एक बार सॉल्यूशन देख रहा था तो उसको मैं देख चुका था कि किस तरीके से इन्होंने लिया, ताकि मैंने जो सॉल्यूशन लिखा उसमें गड़बड़ी ना हो जब आप उसे रीड करें। नेक्स्ट जो इसमें और में क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है सुरेश प्रेजेंट हैव अटैच्ड ईयर लोब, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब कैन बी सीन इन सुरेश एंड हिज सिस्टर सिया। अब देखो सुरेश के पेरेंट जो है उसके अटैच्ड ईयर लोब है, याद रखें अटैच ईयर लोब है तो रिसेसिव करेक्टर बनेगा, यानी कि स्मॉल एफ और इसी की क्रॉस करा जाती है स्मॉल एफ। और हमने पढ़ा है दो रिसेसिव क्रॉस को अगर आप आपस में क्रॉस कराएंगे तो 100% जो जनरेशन होगी वो सारे में रिसेसिव करेक्टर ही देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इस तरीके से क्रॉसिंग कर सकते हो और इस तरीके से अगर आप क्रॉस करोगे तो यू विल गेट एफ स्मॉल एफ स्मॉल एफ स्मॉल एफ स्मॉल एफ स्मॉल एफ स्मॉल एफ एंड स्मॉल एफ, यानी सारे करेक्टर जो होंगे रिसेसिव होंगे, यानी इनके जितने भी बच्चे होते हैं, सुरेश जो पेरेंट है, सुरेश के पेरेंट, तो डेफिनेटली सुरेश और उसकी सिस्टर की भी ईयर लोब्स जो होंगे वो रिसेसिव करेक्टर वाले होंगे। और अभी हमने पढ़ा रिसेसिव करेक्टर कौन से थे, अटैच्ड ईयर लोब्स वाले थे। तो अटैच ईयर लोब इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये थी इसके अंदर हमारी सेकंड वाली जो बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड थी। तो एक केमिस्ट्री से आएगी आपकी केस बेस्ड स्टडी, एक बायोलॉजी से और एक आएगी फिजिक्स से। तो यह आपकी यहाँ पर खत्म होती है। थर्ड जो केस स्टडी है वो फिजिक्स से रिलेटेड है और इस फिजिक्स से केस रिलेटेड जो स्टडी हमें करना है बेसिकली फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो 2 लैंप दे रखी हैं 4 ओम की, 2 लैंप दे रखी हैं 12 ओम की और यहाँ पर कुछ कनेक्शन दिखा रखे हैं किस तरीके से इसे कंसर्न करा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को, इस वाली जो केस स्टडी को इसके साथ में जो पिछले कुछ और साल किया उसे हम
अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें उन अपने दोस्तों के साथ जिसके काम में ये आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।